देखिए, जातिगत जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है, पहले वो उसका विरोध कर रहे थे। विरोध तो एफडीआई का भी सरकार ने पहले खूब किया है। जब कांग्रेस ने एफडीआई लागू करने की बात की थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सांसद थे कि संसद में भी हंगामा हुआ था और सड़कों पर भी हंगामा हुआ था। आप बात देखिए जो योजनाओं की क्रियान्वित करने की, तो इन्होंने तो जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी उनको क्रियान्वित किया है। जैसे मनरेगा आप देखिए किसकी योजना है, आवासीय योजना देखिए आप किसकी योजना है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं तो सड़क योजना किसकी योजना है, इंदिरा आवास योजना किसकी योजना थी। तो जो गांव को, ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर की सड़कों से जोड़ने का काम था वो किसकी योजना थी। तो जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की थी उन्हीं को आज भारतीय जनता पार्टी क्रियान्वित कर रही है। बीजेपी कहती रही है ना जाति जनगणना से विभाजन होगा समाज में, तो अब विभाजन नहीं होगा क्या? विभाजन अब भी होगा। कांग्रेस ने तो पहले से ही कहा था कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो गलत हैं और न्यू डील कभी भी ये शुरू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में न्यू डील कोई है नहीं। अब अगर इनको कुछ मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना था तो इनके पास कोई और योजना तो थी नहीं। कांग्रेस की ही योजना को इन्होंने उठाकर शुरू कर दिया। रही बात विभाजन की, तो विभाजन तो इनको पहले भी नहीं हो रहा था, लेकिन इनको सिर्फ विरोध करना था इसलिए विभाजन का नाम लिया। विभाजन होगा तो नौकरियों में होगा। जितने सवर्ण लोगों को नौकरियां दी जा रही है, धांधली हो रही है, आप देखिए ईडब्ल्यूपीएस, ईपीएस और दुनिया भर की जो और धांधलियां हैं वो सब विभाजन ही तो है। और क्या है, जो अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं थी, जो आदिवासियों के लिए योजनाएं थी, जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए योजनाएं थी, उन पदों पर कौन आसीन है? खुलेआम धांधलियां हो रही हैं। तो ये विभाजन सिर्फ वो विभाजन है जो जातियों की जनगणना के तहत अब लोगों की जातियां पता लगेगी, लोगों को पता लगेगा कि इनको आरक्षण कितना मिलना चाहिए। तो ये उस विभाजन की बात कर रहे थे कि नौकरी में अब सवर्णों की जगह वापस से एससी, एसटी आ जाएंगे। सहमति है या फिर आरएसएस के खिलाफ जाकर मोदी जी ने फैसला लिया है? देखिए, आरएसएस के खिलाफ जाकर मोदी जी फैसला लें, अभी उतना दम नहीं है उनमें। भले ही लोग कह दें कि आरएसएस के खिलाफ हैं, लेकिन आरएसएस और मोदी जी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। जो आरएसएस की योजनाएं हैं वही मोदी जी लेकर आते हैं। 100 साल का आंदोलन इसी के खिलाफ था, तो इतनी जल्दी राजी कैसे होगी आरएसएस? आरएसएस का आंदोलन होता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। आरएसएस का आंदोलन होता है देश के खिलाफ, जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं होता आंदोलन। आरएसएस का आंदोलन आप उठा के देखिए, 19 सेंचुरी से भी पहले, 18 सेंचुरी में भी, 19 सेंचुरी में भी आरएसएस के जितने आंदोलन हुए हैं वो देश के संविधान के खिलाफ हुए हैं, देश के संविधान के निर्माता के खिलाफ हुए हैं। क्या ज़रूरत थी देश के जो इस टाइम संविधान निर्माता हैं, देश के संविधान के शिल्पकार हैं, उनके जीते जी उनकी शव यात्रा निकालने का काम किसने किया था? आरएसएस ने किया था। आरएसएस ने किया था। तो आरएसएस तो पहले से ही देश के खिलाफ है। और देश विरोधी जितने भी काम हैं वो आरएसएस के जिम्मे क्यों आते हैं? देश का पहला आतंकवादी कौन है? जो हमारे देश को आज़ाद होने के पास, आज़ाद देश का पहला आतंकवादी कौन है? और एक ऐसे बुजुर्ग के ऊपर जो राम नाम का जप करता हो, एक ऐसे व्यक्ति को के ऊपर जो हमेशा से राम नाम का जप करता हो, राम का ही उद्घोष करता हो, उस निहत्थे बुजुर्ग आदमी की हत्या करने वाला आतंकवादी कहाँ से था? कौन सी सभा से था? उस सभा का क्या नाम है? हिंदू महासभा है। तो जो पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे हिंदू महासभा का है और आरएसएस का मिलने वाला है, आरएसएस का संरक्षण करने वाला है। तो आरएसएस का तो आपको पहले से ही पता है कि आरएसएस हमेशा से देश विरोधी काम करती चली आई है। क्या जाति जनगणना का मुद्दा तो विपक्ष का था ना? देखिए, इसके पीछे फायदा है बिहार का चुनाव। तो बिहार में तो जाति जनगणना हो गई। जाति जनगणना जो हुई थी उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, और जातिगत जनगणना अगर वहाँ हुई थी तो तेलंगाना की तरह थोड़ी हुई थी। तेलंगाना में जो जातिगत जनगणना हुई है वहाँ पे रिजल्ट भी सामने आए हैं। तेलंगाना मॉडल चाहिए सबको, सबको तेलंगाना मॉडल चाहिए। और हकीकत में इस देश के अंदर जब जातिगत जनगणना होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हालांकि एक इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, नियम और शर्तें इसमें भी लागू हैं। वो क्या लागू हैं? अभी जितनी पार्टियां खुश हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो या सपा हो, हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई है। लेकिन अभी इनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल ये उठता है, जब देश का सबसे बड़ा पर्व मतदान, उसमें धांधली हो सकती है, जिसके अंदर चुनाव आयोग होता है, जिसके अंदर स्वतंत्र रूप से कभी भी कोई सी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सरकार भी इन्वॉल्व नहीं होती, चुनाव आयोग उसको कराता है। लेकिन ये जो जातिगत जनगणना होगी ये कौन कराएगा? इसके अंदर तो सरकारी मिशनरी लगेगी, इसके अंदर तो सरकारी लोग लगेंगे। जो एक बीएलओ धांधली के अंदर शामिल हो सकता है, जो एक पर्यवेक्षक, जो आरओ एक धांधली के अंदर शामिल हो सकता है, जो बूथ अधिकारी धांधली के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इस बात का क्या सबूत है? इस बात की कौन सी जिम्मेदारी है? लोग कह रहे डिजिटल होगी, जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म तभी, जब क्लिक करेंगे होगा तभी मानी जाएगी।
अब कागज पे काम नहीं होगा। डिजिटल तो वीवीपैट भी होती है, हाँ। बटन तो ईवीएम मशीन का भी दबता है, बटन तो लोग दबा कर आते हैं ईवीएम मशीन पे जाकर, साइकिल का, हाथी का और हाथ के पंजे का। गांव में तो पता होता ना, हर गांव में कौन सी जाति कितनी है, इसमें ज्यादा घोटाला नहीं कर सकती ना सरकार। लेकिन जब डेटाबेस बहुत बड़े स्तर पर जाएगा और देश की सरकार के पास में और पूरा डेटाबेस जगह जगह से इकट्ठा होगा, ग्रामीण अंचलों से जाकर फिर तहसील स्तर पर, तहसील स्तर से जिला स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर, तब आप कैसे छानबीन करेंगे कि एक गांव के अंदर सिर्फ इतनी जातियां थी और यहाँ पे इतनी है? आंकड़े तो एक साथ आएंगे, परसेंटेज तो एक साथ आएगी, अलग अलग गांव की नहीं आएगी। बिल्कुल हो सकती है। इसलिए इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उस पर सारी विपक्षी पार्टियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा खुश होने की बजाय लोगों को सतर्कता और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना से पहले तो बैकलॉग जो खाली पड़े उन्हें भरवा लीजिए। देखिए, वो जातिगत भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, वो तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन इससे भी बड़ा एक मुद्दा है। आपने देखा होगा पिछली बार एक जगह भर्ती निकली और शिक्षकों की भर्ती थी जिसके अंदर 16,000 शिक्षकों को रखना था, लेकिन वहाँ पर किन को रखना था? जो आरक्षित पद थे उनको रखना था। रखे कौन गए? अनारक्षित पद रखे गए। 2,400 आरक्षित पदों पर भर्ती हुई, इसके अलावा 14,000 कुछ अनारक्षित पदों पर भर्ती हो गई, धांधली हुई। अभी तो जातिगत जनगणना से भी आंकड़े भी सामने नहीं आए। जब ये आंकड़े आएंगे तो आपको नहीं लगता आरक्षण का जो दायरा वो भी बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। आरक्षण में भी चेंजिंग होगी, बदलाव होंगे। और जो बात लोग कहते चले आ रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेता कहते चले आ रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो भागीदारी तय होगी संख्या के आधार पर। अब जातिगत जनगणना के आंकड़े कैसे आते हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से ही आरक्षण होगा। आरक्षण में भी बदलाव होगा। कैसे मिलेगी? जो लोग हजारों सालों से संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं वो कैसे आसानी से दे देंगे आपको? जैसे तेलंगाना में मिली, एक मॉडल आपके सामने है। जब वहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया और संख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया, इसी तरीके से पूरे देश में आरक्षण लागू होगा। तो कहीं ना कहीं जो धांधली हो रही है इस पर तो तब भी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी होगी, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ईवीएम का खेल है वैसे ही जातिगत जनगणना में भी हो सकता है। बड़ी परेशान हो रही है, इसको कह रहे जाति जाति पूछी जाएगी। अब देखिए, ये जो टीवी रोड की हवेलियों की आप बात कर रहे हैं और टीवी रोड पर बैठने वाली, टीवी रोड की हवेलियों पर बैठने वाली जो एंकराइन है, वो तो हमेशा से जहर उगलने की बात करती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान का उन्होंने पहले ही पानी बंद कर दिया, जबकि वहाँ जो है अभी पानी धड़ल्ले से जा रहा है। लेकिन टीवी जो रोड की एंकराइन है, वहाँ की हवेलियों से चीखने चिल्लाने वाली जो एंकराइन है, उन्होंने अपने ऑफिस से सेक्टर 16 फिल्म सिटी से इतने बम गिरा दिए कि पाकिस्तान अब वजूद में ही नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी का क्या होगा, जो कहते थे जो जाति जाति करेगा हम उसके पीछे लात मारेंगे, ये है? या फिर वो अनुराग ठाकुर हों, नितिन गडकरी हों, योगी आदित्यनाथ हों, ये कब अपने स्टैंड पर खड़े रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो पुरानी नीति है कि कुछ भी बोल दिया, जुमलेबाजों की सरकार है। अब तो तारीफ कर रहे हैं सब, तारीफ ये तो तारीफ गिना रहे हैं। इन्होंने बोला लात मारेंगे, योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया, अनुराग ठाकुर ने विरोध किया, लेकिन बाद में जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो उसी तरीके से जवाब मिलता है जैसा अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया था जब 15 लाख का सवाल हुआ था, जब 2 करोड़ नौकरी का सवाल हुआ था, तो क्या जवाब मिला था? ये तो चुनावी जुमले हैं। चुनाव आता है, जुमले बोल दिए जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, अब तो जाति जाति में बटेंगे। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे इन्होंने तब बोला था जब चुनाव था, और चुनाव जीतने के लिए बांट रहे हैं ना, ये देखिए अब बांटने का काम भी कर रहे हैं और काटने का भी काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? आप देखिए पहलगाम में जो हो रहा है, लोग, एक विधवा, एक शहीद की अगर वो बोल रही है तो लोग उसको गालियां दे रहे हैं। तो ये गालियां देने वाले लोग कौन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं। ये वही नफरती गैंग के चिंटू हैं जो हमेशा से बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इन नारों को बार बार प्रमोट करते थे। वही लोग आज शहीद की विधवा को गालियाँ दे रहे हैं। तो ऐसे 2 रुपये के एक ट्वीट पर काम करने वाले दिहाड़ी के मजदूर, बेरोजगार, उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये लोग देश सब समझ रहा है। जाति जनगणना होगी तो आरक्षण भी बढ़ेगा, आंकड़े जैसे जैसे आएंगे, नौकरी, हिस्सेदारी, तो फिर मेरिट का क्या होगा? इनके पास मेरिट तो है नहीं जो आरक्षण वाले हैं। ये देखिए, सबसे मेन मुद्दा ये होगा जातिगत जनगणना के बाद में कि आरक्षण किस तरीके से दिया जाए। अभी एक जंग ये जीते हैं कि मंजूरी हो गई है जातिगत जनगणना को, लेकिन इसके बाद में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आरक्षण की भी चुनौती है। सरकार तो कोशिश करेगी वही सवर्णों को भरेगी। सरकार तो ये भी चाहेगी कि आंकड़े बदल दिए जाएं। सरकार तो ये भी चाहेगी मनमाफिक जो सवर्णों का पहले से समर्थन करते चले आ रहे हैं, उन सवर्णों को ही ज़्यादा आगे रखा जाए। लेकिन बात है बहुजन समाज का क्या होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आधार पर जो आरक्षण देने की बात करी थी, उस आरक्षण का क्या हो रहा है?
क्या आपको लगता है कि आरक्षण बखूबी दिया जा रहा है? 50% का कैप है वो हट जाएगा। 50% का कैप हटकर मैं तो कह रहा हूँ 70% पहुंच जाना चाहिए। ये तब तय होगा जब आंकड़े आपके सामने होंगे। अभी देश के अंदर यही नहीं पता कि कौन सी जाति किसकी है। तो सबके पास है ना, 80-20 का या 85-15 का, 70-30 का, 80-20 का, 60-40 का, जो भी आंकड़े हैं वो भी सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनमें भी धांधलियां हैं। तो जो आंकड़ों की बात आएगी, आरक्षण के बाद, जातिगत जनगणना के बाद जो आरक्षण होगा वो तो बात अलग रही। अभी भी आप देखिए जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनकी तैनाती क्यों नहीं हो रही, उनके पद रिक्त क्यों पड़े हुए हैं। सवाल कोई पूछता है आरटीआई एक्ट के तहत, जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि उसका जवाब दे, लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत भी जवाब सिर्फ उन बातों का दिया जाता है जिसमें सरकार का फ़ायदा हो। जहां सरकार की पोल खुलती नज़र आती है तो उसको टरका दिया जाता है, दूसरे विभाग का बता दिया जाता है। आप देखिए कितने आरटीआई एक्टिविस्ट आज के टाइम में एक्टिव हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि सरकार खुद धांधली वाले जवाबों को दे नहीं पाती है और बरगला देती है। वो लोग कह रहे हैं कि संसाधनों में भी बंटवारा होगा, क्या ये आसान है? देखिए, संसाधनों में बंटवारा होने की बात जो लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ में बंटवारा करती चली आ रही है। सरकार की मंशा के ऊपर आधार पर होगा जो कुछ होगा। सरकार की अगर मंशा ये रहेगी कि वो जातिगत जनगणना के बाद भी एक तबके को निचला दिखाना चाहे तो निचला दिखाएगी। आप देखिए डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा आयोग की जब सिफारिशें आई थी, जब उनका यहाँ पर सर्वे हुआ था, तब उन्होंने क्या कहा था, इस देश के अंदर लोगों के हालात इतने बुरे हैं, वो भी कितने 80% से ज़्यादा लोगों के, जो दलितों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। दलित तो छोड़िए, आप शोषित तो छोड़िए, वंचित तो छोड़िए, उनसे भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जब आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशें आई थी और समिति बनी थी, इस देश के अंदर सर्वे हुआ था, तब क्या हालात सामने नहीं आए थे? उन हालातों पर काम क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो ये भी बताया था कि मुस्लिमों में भी ऐसे मुस्लिम हैं जिनके हालात दलितों से बदतर हैं। तो उन मुस्लिमों का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी कब मुस्लिम हितैषी है? आप क्या सोचते हैं 3 तलाक की बात करेंगे तो? आप बात कर रहे हैं, उनकी तो बड़ी बात कर रही है आजकल सरकार, पासवानदाओं को लेकर। देखिए कौन से मुस्लिमों की बात कर रही है सरकार? जो गरीब हैं, अछूत हैं। गरीब मुस्लिम, आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि जितने भी ओबीसी के समाज में आने वाले गरीब मुस्लिम हैं, उनके लिए क्या किया? जितने SC ST, फिर वही डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिश आ जाती है, SC ST के नीचे आने वाले क्या हो? वक्फ बोर्ड कानून लेकर आएंगे और उसके अंदर सेंधमारी करेंगे, 2 अपने लोग लगाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कितना पैसा आ रहा है। आखिर जो कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड के, जो लोगों के, मुसलमानों के कब्रिस्तान है, उससे कौन फ़ायदा ले रहा है? लेकिन सर एक मुद्दा बहुत उठता है, जैसा आपने भी कहा कि जो गरीब ओबीसी मुसलमान है उनको भी आरक्षण के दायरे में आ जाना चाहिए जी। उन्हें धर्म के कारण उनको हटा दिया गया, क्योंकि जो दलित इधर है वो दलित तो मुसलमानों में भी है। बिल्कुल, इसीलिए तो जातिगत जनगणना होगी। धर्म के आधार पर जातिगत जनगणना नहीं होती। जाति जिसकी ओबीसी में आएगी ओबीसी में आएगी, जिसकी जाति SC में आनी होगी SC में आएगी। जातिगत जनगणना में पसमानदा मुस्लिम हो या पसमानदा हिंदू हो, पसमानदा समाज का एक पूरा डेटा हमारे पास होगा तो शायद पता लगेगा कि इस देश के अंदर कितने व्यक्ति पसमानदा हैं। जो ये हवाई आजकल फायरिंग चली जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के और शिखर के नेता हों, वो बार बार ये कह देते हैं कि हमने मुसलमानों को सौगात ईद दे दिया, हमने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत बड़ा लॉलीपॉप थमा दिया। तो ये इस तरीके के लॉलीपॉप देने की अब कहीं भी गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि लोगों के सामने आंकड़े होंगे, जातिगत जनगणना होगी तो पता लगेगा कि इतने ओबीसी मुस्लिम हैं, इतने ओबीसी हिंदू हैं। जातिगत जनगणना इस फैसले से मोदी जी पिछड़े, उनके अंदर का पिछड़ापन जाग गया। देखिए मोदी जी कहाँ पिछड़े हैं? पहली बात तो के खिलाफ बता रहे हैं लोग तो ना कि आरएसएस के खिलाफ गए, एजेंडे के खिलाफ। देखिए पहली बात तो यही समझ में नहीं आता कि मोदी जी की जाति क्या है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता, सार्वजनिक नहीं होती। उन्होंने तो ये भी कहा मैं पठान का बच्चा हूँ। वो तो जब कहीं जाते हैं तो पठान बन जाते हैं। अभी जब कतर का वहाँ से सदर आया था, कतर का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था, तो वो एकदम से भाईजान बन गए थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे भाई हैं, मेरा इनसे बड़ा पुराना नाता है। जब वो कहीं शाक्य के बीच में जाते हैं तो शाक्य बन जाते हैं, जब वो कहीं मौर्य के बीच में जाते हैं तो मौर्य बन जाते हैं, और कहीं दलितों के बीच में जाते हैं तो ये कहते हैं मेरा दलितों से पुराना नाता है। यहाँ तक कि अगर वो विदेश की धरती पे जाते हैं तो कहते हैं मैं महात्मा गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। ये तो 100 साल का आंदोलन आरएसएस का बेकार हो गया ना। उनका जो सपना था हिंदू राष्ट्र बनाना या जो हिंदुओं को एकजुट करना, ये तो अब सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक मात्र कल्पना है। हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? और अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे तो फिर अखंड भारत कौन सा होगा? अखंड भारत में पाकिस्तान भी आएगा, अखंड भारत में उज्बेकिस्तान भी आएगा, अखंड भारत में तालिबान भी आएगा, अखंड भारत में बांग्लादेश भी आएगा, अखंड भारत के अंदर अफगानिस्तान भी आएगा, काबुल भी आएगा।
तो अखंड भारत के अंदर जब इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ आएगी तो फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? तो इनका अपना स्टैंड खुद का क्लियर नहीं है कि अखंड भारत बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस बदल रहा है, आरएसएस कई बार कह चुके हैं ना इस बात को लेकर। आरएसएस कभी नहीं बदल रहा है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ वो वाला गिरगिट है जो मौके की नज़ाकत को देखकर रंग बदल देता है। समय के अनुसार चलता है। बिल्कुल, मौके की नज़ाकत को देखकर रंग बदल देता है। वो आरएसएस वो वाला गिरगिट है। आपने देखा होगा कि आरएसएस प्रमुख कभी कहते हैं मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं सबका डीएनए एक है। और मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले सबसे ज़्यादा लोग कौन है वो भी आप देख रहे होंगे देश के अंदर। जय श्री राम का नारा लगवा कर लोगों को मारने वाले लोग कौन है आप ये भी देख रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देखिए कि साजिश कितनी बड़ी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों को वक्फ बोर्ड बिल लेकर आ रहे हैं, फिर दिल्ली के सिलेबस से मुगलों का पाठ्यक्रम क्यों हटा दिया गया? वहाँ पर मुगलों का जो पाठ्यक्रम था 7th क्लास का उसको हटाकर वहाँ पर आपने जो है कुंभ का मेला डाल दिया। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लोगों को कुंभ का मेला भी पता लगेगा कि कुंभ मेला क्या होता है। कुंभ का पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन कुंभ पाठ्यक्रम के अंदर ये भी होना चाहिए कि कुंभ के अंदर जब भगदड़ मची थी कितने लोग मरे थे। कुंभ के अंदर ये भी होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची थी तो वहाँ पर कितने लोग मरे थे। कुंभ के अंदर कितनी अव्यवस्थाएँ थी, कुंभ कितनी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा था, ये भी तो पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए। इस फैसले को लेकर मोदी जी का तो धन्यवाद करना चाहिए ना। आप लोगों की तो मांग रही है ना पहले से कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया। देखिए तो जाति आप लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए ना उनके। देखिए पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरा देश ये कह रहा है कि आप जो है पहलगाम हमले का बदला लीजिए, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं? पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरी पार्टियां सब मोदी जी के साथ खड़ी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मोदी जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी से चीख के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश की विपक्षी पार्टियां आपके साथ हैं। आप हमारा कश्मीर हमें वापस ला दीजिए, जो पाकिस्तान ने ले रखा है पीओके वो वापस ला दीजिए। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? आपके पास तो राफेल भी आ गए फ्रांस से। पहले तो ये था कि भाई राफेल नहीं थे, अब तो फ्रांस से सारे राफेल आ चुके हैं। सारी आपने जो है खुली छूट सेना को दे दी है, तो फिर वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? फिर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं?